का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। अभी काउंटिंग के लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं और इसी बीच झारखंड के लोकसभा जो 14 सीटें हैं उसमें समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, काउंटिंग के 5 घंटे बीत गए हैं और इस बीच क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है सर झारखंड लोकसभा के 14 सीटें? झारखंड में प्रतिपल जो आंकड़े हैं वो बदला रहे हैं, चौंका रहे हैं। जहां से अभी तक कहा जा रहा था, जैसे आपके चाईबासा सीट को ले लीजिए, वहां पर शुरुआत से ही आपको जेएमएम लीड कर रही थी, जोबा मांझी लीड कर रही थी। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन को हम देख रहे हैं तो उसमें रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में 9 सीटों पर हो गया है। और वो 9 सीट कौन कौन से हैं आपको हम पहले बता दें। लेकिन चाईबासा सीट में अब जाकर बीजेपी लीड करने लगी है। उसी तरीके से आपको जो है दुमका हो, तमाम पहले आप 9 सीटों को देख लीजिए। यहाँ पर दुमका जो है सीता सोरेन जो है वो आपको यहाँ वो लीड कर रही हैं। निशिकांत दुबे लीड कर रहे हैं। आपका कालीचरण सिंह जो है चतरा से कर रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी लीड कर रही हैं। ढुलू महतो कर रहे हैं। संजय सेठ कर रहे हैं। विद्युत बरण महतो जमशेदपुर से कर रहे हैं। पलामू से आपका बीडी राम है और मनीष जायसवाल। ये आपका जो 9 सीट है वो बीजेपी के मतलब अभी लीड है रुझानों में। जेएमएम जो है अभी तक 4 सीटों पर लीड करने वाली थी, अब 2 आपको राजमहल, विजय कुमार हंसदा और सिंहभूम से जोबा मांझी अभी भी लीड कर रही हैं आपको यहाँ से। इसमें अगर हम बात करें तो इसको देखकर इलेक्शन कमीशन को तो आंकड़े बदल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी 2 सीटों पर लीड कर रही है। कौन कौन सी सीट है आप देख लीजिए। कांग्रेस 2 सीटों पर, एक खुट्टी कालीचरण मुंडा जो शुरू से लीड कर रहे हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है वो शुरुआती दौर से पिछड़ रहे हैं और अभी भी जो है पिछड़े हुए हैं। और कालीचरण मुंडा जो है वो आगे चल रहे हैं, 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा धीरे धीरे लोहरदगा से सुखदेव भगत जो है वो भी आगे चल रहे हैं। दूसरा वो सीट है जहां कहा जा रहा था कि इस बार तो लोहरदगा से सुखदेव भगत जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीच में वो बीजेपी शामिल हो गए थे, फिर से वापस वो कांग्रेस आए हैं। और एक जो सीट आंसू लड़ी है आपका, जहां पर जयराम महतो, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, वहां वो अब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और पीछे जो है अब जयराम महतो तीसरे स्थान पर चले आए हैं। तो क्या कुछ समीकरण रहा वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे ज़्यादा जमशेदपुर का जो सीट है विद्युत बरण महतो वो आपको लीड कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जाए उनका मार्जिन लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अभी एक क्या है आपको वो भी हम बता रहे हैं कि कितने ऐसे वो लीड कर रहे हैं। जमशेदपुर की हम बात करें तो जमशेदपुर में अभी वो 1,40,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। और समीर मोहंती जो है, हालांकि ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी 1,40,000 वोटों का दिखा रहा है कि यहाँ से इस शुरुआती दौर से ही लगातार वो लीड कर रहे हैं। उसी तरीके से हम आपको गुड्डा देखेंगे, इसलिए गुड्डा में बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। और अभी जाकर निशिकांत दुबे अगर हम कहें 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रदीप यादव जो है वो 5,000 वोटों से गुड्डा को किस तरीके से देख रहे थे? जैसे हम बार बार ये कह रहे थे कि वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस थे निशिकांत दुबे, और कहा भी जा रहा था कि अगर कोई सेफ एक सीट है वो बीजेपी के लिए वो निशिकांत दुबे का, गुड्डा का। लेकिन यहाँ तो ऐसा मतगणना में नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जब प्रदीप यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो कई सारे ट्वीट निशिकांत दुबे से के द्वारा किए गए थे कि मुझे अब प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं तो अब जीत जाऊँगा। कई सारे आरोप भी लगाए थे इस दौरान। लेकिन आज जो मतगणना है उसमें साफ हो गई है कि मतलब जो ये सीट है काफ़ी टक्कर देने वाली सीट है। आप देख सकते हैं महज 5 सीटों का अंतर है, 5,000 सीटों का अंतर है, जहां 5,004 जहां निशिकांत दुबे 1,66,161 वोट लाए। 5,000 वोटों का अंतर है सीधा है। लेकिन जिस तरीके को ओवर कॉन्फिडेंस में है, और ये भी कहना वो कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे को आगे किया, फिर जाकर उन्होंने बदल कर प्रदीप यादव का, तो ये कहीं ना कहीं जो सफल प्रयोग था वो कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से वो प्रदीप यादव टक्कर दे रहे हैं वो सफल साबित हो रहा। हार जीत तो बहुत कम मार्जिन से वहाँ लगता है कि होगा। जी हाँ, जब दीपिका पांडे को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया तो पार्टी के भीतर ही मतलब खलबली मच गई थी, विरोध कर रहे थे लगातार। तो उसी को देखते हुए कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला। लेकिन प्रत्याशी बदलने के बाद जो रिजल्ट जो सामने आया है वो पॉजिटिव दिख रहा है।
तो झारखंड में इसी तरीके से प्रतिपल जो आंकड़े हैं, समीकरण है, वो बदल रहे हैं और चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है। इसलिए कि अभी भी सिर्फ रुझान है, अब कह रहे हैं, इसलिए कि रुझान है, अभी 1 घंटे का और इंतजार करना होगा। जब 2 बजेंगे तब जाकर ये रुझान रिजल्ट में तब्दील होगा। और इस बार बहुत कुछ जो है इसलिए कि आपको पता है कि लगातार 2014 से 2019 तक 12 सीट बीजेपी के खाते में रही है, केवल 2 सीट जो है जेएमएम, और पिछले बार 1 जेएमएम 1 कांग्रेस के, लेकिन इस बार जो है 2 जो है आपको जेएमएम और 2 कांग्रेस के सीट में अभी लीडिंग में दिखा रहा है। ये आंकड़े और बढ़ और घट सकते हैं, इसलिए कि गोड्डा में काफ़ी कम मार्जिन है। हम धनबाद को फिर से चेक करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चर्चित सीट था दुमका धनबाद। दुमका का क्या हाल हम देखते हैं। दुमका में 3760 वोटों से केवल आगे चल रही है सीता सोरेन। क्या कह रहे हैं, ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, इसलिए कि वो भी पार्टी छोड़कर बहुत ही मुश्किल समय में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। जी हाँ, आपने देखा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना, फिर सीता सोरेन का भाजपा का दामन थामना, उसके बाद लगातार जब टिकट दिया गया सीता सोरेन को, तो उसी समय से हमने देखा कि जो कल्पना सोरेन लगातार नलिन सोरेन के लिए प्रचार करी थी प्रखंड प्रखंड जाकर, लेकिन उसका जो रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि नलिन सोरेन भी सीता सोरेन को लगातार टक्कर दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक तरफा हो सकता है, लेकिन जो आज मतगणना जो हो रही है उसमें एक तरफा नहीं दिख रहा है। 3700 वोटों से केवल आगे चल रही हैं सीता मुर्मू। ठीक है, तो कभी भी, इसलिए कि लोकसभा का चुनाव होता है, यहाँ पर 10-20 हज़ार वोटों का कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में 15 लाख 20 लाख वोटर होते हैं, 10 लाख से ऊपर वोटिंग होती है। तो आप मान सकते हैं कि कभी भी ये आंकड़े जो है वो आपको बदल सकते हैं। तो यहाँ अब हम धनबाद की बात करेंगे, इसलिए कि धनबाद भी सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था दुलू महतो को लेकर काफ़ी कुछ, लेकिन दुलू महतो अभी 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या हुआ, इतना सब कुछ लगाकर भी दुलू महतो को तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह के लोगों ने ये किया, लेकिन फ़ायदे होते दिख नहीं रहा। दुलू महतो आगे लीड कर रहे हैं। दुलू महतो जहां हमने देखा कि चास बोकारो, कहीं सारे हम लोग जाकर रिपोर्टिंग किए थे, चास बोकारो में ज़्यादातर उनका समर्थन देखने को मिला। वो हिंदुत्व को लेकर ज़्यादा कार्य करते, एक मंदिर भी बनाया था, तो वो चीज़ दिख रही है। मतगणना जो आज रिजल्ट आ रहा है कि उस तरफ जारी है, लेकिन जो दबंग की छवि थी, जो कहा गया कि 50-50 केसेस जिसके ऊपर है, कई केसों में सजा है, इन तमाम बातों को लोगों ने नकार दिया, जी बिल्कुल नहीं रखा। जहां आपने देखा कि जब इस तरह के आरोप लग रहे तो पूरा जो पार्टी थी उनके समर्थन में थी, उनके खिलाफ किसी ने खड़ा नहीं हुआ, तो पार्टी का जो योगदान रहा वो दिख रहा है। पार्टी ने विरोध नहीं किया। हाँ, जो भी है, हालांकि पार्टी के अंदर अंतर विरोध तो था, इसलिए कि वहाँ से पीएन सिंह का टिकट काट कर दुलू महतो को मिला था, और इसका चर्चा देश भर में था कि ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसका एक दबंग है, जिसके ऊपर 50 से अधिक केसेस हैं, जिसको कई केसेस में जो है सजा मिला है, और इस तरीके का वहाँ पर प्रचार दिख रहा था। कोई भी प्रत्याशी अगर आप सड़कों में देखेंगे, हालांकि वहाँ पर जेपी क्लेसेस जो है अभी 12,000 उनको वोट मिले हैं। हालांकि इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जयराम महतो ने दुलू महतो को सपोर्ट कर दिया है, जिसके वजह से वो वहां से नहीं लड़े। कई तरह के आरोप लगा, और अभी 46,000 वोटों से अनुपमा सिंह पीछे चल रही हैं। तो धनबाद को लेकर सबसे ज़्यादा बीजेपी को एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप झेलना पड़ा था, लेकिन वहां पर ये हुआ। रांची एक नया चेहरा कांग्रेस ने उतारा था, अश्विनी सहाय 64,000 वोटों से पीछे चल रही है। जी हाँ, संजय सेठ जो वर्तमान में सांसद भी है रांची लोकसभा के, और कांग्रेस ने एक बार नया प्रत्याशी जो युवा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यशस्विनी सहाय पीछे जा सकती है। लगातार आगे पीछे देखने को मिल रहा है, और बहुत 67,000 का मतलब अब धीरे धीरे आंकड़ा 64,000 से पीछे, और अच्छा खासा देवेंद्र महतो वोटर लेकर आ गए, 51,000 वोट लेकर आए हैं। जी, और अच्छा लेकर आते, लेकिन वहाँ पे देखा कि जब वो उन्हें प्रचार करने का मौका भी नहीं मिला। जहाँ लेकिन जो 51,000 काट रहे हो किसके, बीजेपी के खाते में जाता है, इसलिए कि जो कुर्मी मतदाता है वो जेपी केसेस के जो युवा है वो उनके पक्ष में थे, और जेपी केसेस यहाँ 51,000 लेकर जेबी केसेस के 60% वोट वो भाजपा के ही है, जो काट कर सीधा जेबी केसेस से खाता है कांग्रेस। लेकिन तब भी कांग्रेस पिछड़ रही है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पिछड़ रही, लेकिन जो महतो वोटर होते थे हमेशा से कहा जाता था कि ये भाजपा के ही है। हाँ। लेकिन अब जयराम की तरफ वो रुख अपना लिए, खासकर युवा साथी। और जैसे कि शुरुआती जब वोट गिनती हो रही थी, गिरिडीह को हम देख रहे थे, तो जयराम महतो लगातार टक्कर दे रहे थे सीपी चौधरी को, और वो वहाँ पर दूसरे नंबर पर थे, 8,000 वोटों से उस समय पीछे थे, लेकिन अब तीसरे नंबर पर वो गिरिडीह में आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि जयराम जो है अब 79,000 मतलब 80,000 वोटों से पीछे हो गए हैं।
और आपका 40,000 वोटों से चंद्र प्रकाश चौधरी आगे चल रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो से। जी, ये जो गिरिडीह लोकसभा था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रहे थे कि क्योंकि तीनों प्रत्याशी जो इंपॉर्टेंट प्रत्याशी थे तीनों कुर्मी समाज से आते थे और जयराम को लेकर काफ़ी चर्चा था क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लगातार 2-3 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मोदी का चेहरा देखकर ही लोगों ने वोट किया ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी 40,000 वोटों से चंद्र प्रकाश चौधरी आगे चल रहे हैं। जयराम महतो इनके टक्कर में भी नहीं दिख रहा, अब इनके टक्कर में जेएमएम के जो प्रत्याशी है मथुरा महतो वो टक्कर में दिख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए हम बोल रहे हैं झारखंड के आंकड़ा चौंकाने वाला है, यहाँ किसी का कोई लहर नहीं बल्कि टक्कर था और जैसा कि लोग अनुमान हम लोगों ने लगाया था उसी के हिसाब से अब ये चल रहा है। हालांकि कई लोगों ने कहा था कि 10 के अंदर ही बीजेपी रहेगा और वो यहाँ पर दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार टेलीविज़न में ये आंकड़ा ज़रूर थोड़ा आगे और पीछे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में यहाँ प्रतिपल जो रिजल्ट है वो बदल रहा है। कोडरमा को हम देखते हैं कि इसलिए कि और एक मोदी सरकार के मंत्री थी वहाँ से झारखंड में, और क्या कुछ उनका हुआ वो हमको देखना ज़रूरी है कि इसलिए कि वो अब आगे चल रही थी कोडरमा में। और कोडरमा सीट जो है वहाँ से जो माले के प्रत्याशी थे विनोद सिंह और अभी विधायक भी है, और इसके बाद उनका क्या हुआ आप देखिए। अभी 52,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और पूर्णिमा देवी 52,000 वोटों से आगे चल रही है। विनोद सिंह जी बहुत विधायक के रूप में काफ़ी अच्छे व्यक्ति रहे हैं, काफ़ी उनकी सराहना होती रही है, लेकिन सांसद के रूप में वो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, कोडरमा सीट को लेकर महागठबंधन कई शुरू से ही परेशानी में थी। उसके बाद सीपीआई की ओर से विनोद सिंह जो विधायक थे उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन अभी जो मतगणना में जो इलेक्शन चुनाव आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट अभी जो चल रहा है उसमें विनोद सिंह 52,000 वोटों से पीछे चल रहा है। जेबीकेएसएस के प्रत्याशी हैं मनोज यादव, वो 3300 उनको केवल वोट मिले। को जहाँ आप देख रहे थे लगातार भाषा आंदोलन 1932 खतियान को लेकर लगातार संघर्ष करते थे, लेकिन जो चुनाव के समय में काफी वोटों उनको मनोज यादव के साथ नहीं गए, ना के बराबर जितने भी प्रत्याशी कहा जाए तो मनोज यादव सबसे पीछे दिख रहा है। 1,17,000 वोटों से पीछे चल रहा है। जरा हजारीबाग का दिखाइएगा। हजारीबाग में इनके सबसे बड़े चेहरे थे संजय मेहता। हाँ, और ये भी आपको 31,000 अब तक वोट लाए हैं, 1,26,000 वोटों से पीछे हैं। और वहीं जयप्रकाश जो भाई पटेल है वो आपको 68,000 वोटों से बीजेपी से पीछे हैं। यहाँ भी मनीष जायसवाल 68,000 वोटों से आगे है। जयप्रकाश भाई पटेल जहाँ आपको पता है बीजेपी के विधायक थे, उन्हें लग रहा था कि मुझे बीजेपी टिकट देगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन अभी जो स्थिति जो नजर आ रही है मनीष जायसवाल की तरफ आ रही है। यशवंत सिन्हा यहाँ सपोर्ट किए थे, लगता है कि उनके सपोर्ट के बाद भी इतना पीछे, उनके सपोर्ट से कुछ हो नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी जो मनीष जायसवाल है 1,58,000 करीबन वोट लेकर आ गया है। और वही अगर जयप्रकाश भाई पटेल की बात करें तो 90,000 अभी तक उन्होंने 1 लाख पार भी नहीं किया है। अंतर काफ़ी ज़्यादा है जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं गिरिडीह का सीट हो, आपका गोड्डा हालांकि कम मार्जिन है, आपका हजारीबाग का सीट हो, जमशेदपुर का सीट है, रांची का है, यहाँ कुछ मार्जिन ज़्यादा है और ये हो सकता है रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बाकी कई जगहों पर आपका जो है कम मार्जिन है। जैसे कि आपको हमने दिखाया गोड्डा का सीट 5,000 से बहुत मतलब वहाँ कांटे की टक्कर दिख रही है, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि क्या कुछ होगा। उसी तरीके से जो है कुछ सीटों पर जो है आपको वहाँ दुमका में आप नहीं कह सकते हैं। राजमहल जो है जो जेएमएम के खाते में पहले से था, फिर से जो है वहाँ ये 27,000 वोटों से आपको विजय कुमार हांसदा आगे चल रहे हैं। जी हाँ, राजमहल जो विजय कुमार हांसदा पहले से ही सांसद है, उनके विरुद्ध में जो भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी, लेकिन इस लोकसभा में सबसे बड़ा ये देखने को मिला कि जो लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक थे वो खुद उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो लड़ेंगे तो सीधा सीधी बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा फेवर जो कल्पना सोरेन की जो इतनी सभाएं की, उसके बाद कई सारे रैलियां की, वो पूरा नज़र आ रहा है। आज राजमहल लोकसभा सीट को लेकर जो चाह रही थी भाजपा की अगर मतलब लोबिन हेम्ब्रम लड़ेंगे तो उन्हें सीधा साधा फायदा होगा, सीधा जेएमएम के वोट लोबिन हेम्ब्रम के पास जाएंगे तो वोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक बार जरा दिखाइएगा तो कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको 37,000 वोटों से आगे चल रहे थे, आपको 27,000 27 लोबिन हेम्ब्रम ने कितना वहाँ
उनका अभी ये नहीं कह रहा मार्जिन में आपको इतना वोटों से आपको आगे चले। कल्पना सोरेन की हम बात करेंगे, वो लगातार अभी तक यहाँ पर पीछे चल रहा है। तो आपको कल्पना सोरेन, हालांकि असेंबली थर्ड वाला बाई इलेक्शन में कल्पना सोरेन आपको हम दिखा रहे हैं। कल्पना गांडे यहाँ पर कौन लीड कर रहा है? कल्पना सोरेन 2500 वोटों से पीछे चल रही हैं लगातार। जब से ये हो रहा तब से आपका राउंड 3 यहाँ पर दिखा रहा है। 24 राउंड होना है। एक मिनट, हाँ, कल्पना सोरेन के 24 राउंड होना है, 3 राउंड हो गया है और लगातार जो है वो 2500 वोटों से पीछे चल रही है। क्या लगता है? जी, कल्पना सोरेन पहली बार राजनीति में आई, मुख्यमंत्री के चेहरा थी, पूरे देश ने अपने भाषण से उन्होंने आकर्षण एक तरह से पैदा किया, लेकिन क्या वो सीट जीत पाएंगी? जो गांडे उपचुनाव जिसे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जा रहा था, देखा कि आपने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने की संभावना बढ़ रही थी, उसी समय जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। सभी का मानना था कि कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेगी और आपने देखा लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। लेकिन प्रचार प्रसार के समय यह देखा गया कि वह अपने विधानसभा को छोड़कर ज़्यादातर लोकसभा में घूम रही थी। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि ये तो हमें मिलेगा, एक बड़ा चेहरा है और गांडे के लोग इसलिए पता था कि, लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआती वो पिछड़ रही है। लेकिन शुरुआती वो तीसरे राउंड में पिछड़ी है महज 2500 वोटों से। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि अभी 24 राउंड होना है। अभी लगभग 21 राउंड होने वाला है और जो दिलीप कुमार वर्मा है उन्होंने 12,826 वोट लाया है। तो वही, हालांकि अभी जल्दीबाजी है, लेकिन कल्पना सोरेन को जैसा कहा जा रहा था कि उन्हें क्लियर कट ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीके का दबाव दिख रहा है कल्पना सोरेन के ऊपर। तो अभी वो शुरुआत ये हो रहा है। अभी भी सिर्फ अलग, अगर इलेक्शन कमीशन का देखें तो 9 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। वही आपका 2 कांग्रेस, 2 आपका जेएमएम और 1 आजसू के खाते में जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के है। प्रतिपल जो झारखंड के आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, हम ग्राउंड से भी कर बता रहे हैं आपको देश में क्या हालात है उस पर ही बात करें। कुछ आपके पास अपडेट है तभी बता सकती हैं किसी के बारे में जो अपडेट हो। कंगना रनावत को आप फॉलो कर रही थी, पंजाब में बीजेपी का खाता खुला या ना खुला, इसलिए कहा जा रहा था कि वहाँ प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आते ही मुख्यमंत्री को जेल भिजवाएंगे, लेकिन पंजाब में तो सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब का क्या स्थिति है, खाता खुला या नहीं खुला? हम आप पंजाब का आंकड़ा क्या, हाँ ठीक है कहाँ पर, क्लिक आगे, हाँ नीचे स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट वहाँ पर ऊपर से लेफ्ट स्टेट वाइज नीचे। पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुला जैसा कि हम बता रहे थे। तो पंजाब आपको इसलिए कि कई जगह पर जहां बीजेपी जो है एक तरीके से पंजाब बीजेपी यहाँ एक लीड दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के, 6 कांग्रेस 3 आम आदमी पार्टी। मतलब यहाँ पर इसलिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ी थी और यहाँ अब जो है ये दिखा रहा है कि बीजेपी के खाते में 1 सीट ये जा रहा है। ये कौन कौन से सीट है, एक सीट वो देखते हैं। एक सीट कौन सा है, फिरोजपुर, जहाँ पर बीजेपी 2000 वोटों से 2900 वोटों से आगे है। हालांकि ये शुरुआती ये कहा जाएगा। क्या लग रहा है बीजेपी का पंजाब में खाता खुलेगा? ऐसा तो नहीं लग रहा क्योंकि सुबह से हमने देखा कि लगातार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन अभी आगे चल रहा है। वो भी मतलब मार्जिन 2931 वोटों का, यह बहुत कम मार्जिन है। लोकसभा की बात करें तो ये कहीं भी रुख बदल सकता है। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी और लोकसभा में भी उसी की तरह जो तस्वीर है सामने आई है कि बीजेपी की तस्वीर अभी वहाँ खराब है। मतलब पंजाब में अभी बीजेपी के दाल नहीं गल पा रही है और वहाँ कांग्रेस और आम आदमी दोनों फ्रेंडली मैच था। वहाँ नहीं, वहाँ फ्रेंडली मैच था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी दिया था। दिल्ली में उन्होंने गठबंधन किया था, देश में गठबंधन किया था, लेकिन पंजाब के अंदर दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किया था। जी, तो लेकिन जो जिस तरह तस्वीर विधानसभा में थी उसी तरह तस्वीर आप देख सकते हैं पंजाब में उसी की तरह की तस्वीर है। मात्र एक सीट से आगे चल रही है, वो भी 2000 वोट। यह कम मार्जिन है, कहीं भी उलटफेर हो सकता है। तो अभी भी जो है भाजपा के लिए पंजाब में हाथ डालना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप देखिए पंजाब में तीसरे नंबर पर भी बीजेपी नहीं है। लड़ाई भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही यहाँ पर दिखा रहा है। वहाँ मतलब लड़ाई इन दोनों के
बीच में है, कांग्रेस वहाँ पर बीजेपी कहीं भी नहीं है, और जो अकाली दल था वो भी जो है एक तरीके से उसके खाते में लीड में एक सीट सिर्फ दिखा रहा है, एक सीट, और वो भी हरसिमरत कौर बादल जो मोदी सरकार में पहले मंत्री भी थी, वो 50,000 वोटों से आगे चल रही है। मतलब हो सकता है कि वो जीत जाए, लेकिन बाकी जो है सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जा रहा है, बीजेपी का खाता नहीं खोल रहा है। देश में ज़रूर रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई है, 300 के करीब वहाँ दिखाया जा रहा है, अभी रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ है, 1 घंटे का और इंतज़ार करना होगा, 2 बजे तक रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।